हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज तो बहुत कम हो तुम लोग। मैम छोटी दिवाली। आज तो छोटी दिवाली तो है। कल तो पता है ना ऑफ है। यस मैम। हाँ, कल ऑफ है। तो ज्यादा हम भी क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, तुम्हें जल्दी फ्री कर देंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा वाईडीएससी। वाईडीएससी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने। इंटरफेरेंस बताओ। निहारिका बताओ इंटरफेरेंस। बोलो इंटरफेरेंस बताओ। लास्ट क्लास में कुछ तो रिवाइज होगा, कुछ तो याद कर होगा दिमाग में। कृष्णा बताओ। निहारिका कहाँ से यस मैम। बोलो। इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ। कार्तिक बताओ। लावण्या अब तुम बताओगी। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब भूल गए तुम लोग। इंटरफेरेंस पढ़ा था कि दो, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे किसी भी दो वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि वो दोनों वेव्स किस तरीके से सुपर इम्पोज होती हैं, है ना। लाइट को वेव माना था, तो बोला था कि अगर लाइट वेव है तो लाइट वेव भी लाइट की तरह सुपर इम्पोज होगी, सुपर इम्पोजिशन होगा। बट सुपर इम्पोजिशन तो होगा, जैसे नॉर्मल अभी हमारे घरों में लाइट है तो ये सब सुपर इम्पोज हो रही। बट इंटरफेरेंस क्या था? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है ना, कि क्या होता है जब वेव इंटरफेयर करेंगी तो हमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मिलेगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एनर्जी। कहीं पे शेडो रीजन, कहीं पे ब्राइट रीजन, कहीं पे शेडो रीजन, कहीं पे ब्राइट रीजन। इसी को इंटरफेरेंस बोला था। बट इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस थी
कि हमारे पास कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है तभी इंटरफेरेंस हो पाएगा, है ना। वो कंडीशंस क्या थी कि इंटरफेरेंस कब पॉसिबल है, जब हमारा कैसा होना चाहिए, हमारी वेव्स को एक तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, दूसरा क्या था बच्चों, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, है ना। जो लाइट आ रही है वो कोहेरेंट सोर्स से आई, और कोहेरेंट सोर्स क्या था, कोहेरेंट सोर्स क्या था कि जो यहाँ से किसी सोर्स से निकलने वाली जो वेव्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या मेंटेन करें, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या फिर जीरो फेज डिफरेंस। बोलो भाई, वरना मुझे लगेगा समझ ही नहीं आ रहा। यस मैम। ये कंडीशन थी, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स, इसका मतलब कांस्टेंट फेज हो या जीरो फेज हो, तभी इंटरफेरेंस मिल पाएगा, ठीक है। ये इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस अगर एक सोर्स को, इनकोहेरेंट सोर्स को अगर कोहेरेंट सोर्स बनाया जाए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये वाला कौन सा हमारा वो होता है, कौन सा होता है ना, एक होता है हमारा वेव फ्रंट को हम लोग क्या करते हैं, एक बनता है वेव फ्रंट से, दूसरा किससे बनेगा, एम्पलीट्यूड से, बताया था ना, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड एम्पलीट्यूड डिवीजन। तो मैंने बोला था कि जब भी एक सोर्स से इनकोहेरेंट सोर्स को इस छोटे से पोर्शन को कट करके अगर हम लोग एक कोहेरेंट सोर्स बना देते हैं तो वो कैसा हमारा सोर्स बन जाएगा, कोहेरेंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हमने वेव फ्रंट को कट कर दिया। देखो ये जो स्फेयर्स हैं ये क्या है, ये वेव फ्रंट ही तो है, ये जो स्फेयर्स निकल रहे हैं ये वेव फ्रंट है। अब मैंने इस वेव फ्रंट को कट करके बस इतना छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोला है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हमने वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया। अब एम्पलीट्यूड डिवीजन क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। अगर मैं एम्पलीट्यूड, दो तरीके से आप इनकोहेरेंट को, देखो यही बताया था मैंने पहले भी, इनकोहेरेंट को कोहेरेंट में बनाने के दो तरीके, पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट का डिवीजन हमने देख लिया कि हम छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब ये पार्ट, ये लाइट कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये रेज निकलेंगी, अब ये इनका जो एम्पलीट्यूड होगा ये हमने डिवाइड कर दिया, यानी जो मेरी इंसिडेंट रे है इसका हमने एम्पलीट्यूड डिवाइड कर दिया। अब जो ये रेज निकलेंगी ये कैसी होंगी, मेरे पास कोहेरेंट होंगी, पार्शियली कोहेरेंट। कैसी होंगी, पार्शियली कोहेरेंट वेव्स होंगी। तो दो मेथड है, आप ये इन दो मेथड से इनकोहेरेंट को कोहेरेंट बना सकते हैं, ठीक है। ये देख लिया था हम लोगों ने कि फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट, ये थ्योरी देख ली थी, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, कि अगर एक का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, वेव ए कॉस ओमेगा टी, दूसरे का ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी फाइव का फेज डिफरेंस है। याद रखना ओमेगा हमेशा सेम रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू होनी चाहिए। टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू इज नेसेसरी और इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू हो। तो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका आपने एडिशन कर दिया तो ये टर्म आ गई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के, क्या 2a cos 5/2 प्लस cos ओमेगा टी 5/2, ठीक है। हमने बस फॉर्मूला लगाया है c प्लस d का। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना आया है, a cos ओमेगा टी प्लस 5/2, और a क्या है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। कितना है, 2a cos 5/2। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लो, 2a cos 5/2। अब देखो क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना, देखो एक तो होता है एम्पलीट्यूड, एक होती है इंटेंसिटी, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो हो गया कि जो पार्टिकल है कितना अपने मीन पोजीशन से अप डाउन मूवमेंट करेगा। तो इन दोनों में एक हमारे पास रिलेशन है क्या,
जो हमारा इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। अब आपने ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की ए की वैल्यू काउंट करिए, लास्ट में ए की वैल्यू देखो काउंट करिए, 2a cos 5/2, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आई है 2a cos 5/2। तो यहाँ पर इस वैल्यू को रख दो, कितना आया, इस 2a cos 5/2 का स्क्वायर कर दिया, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब मुझे बताओ इंटेंसिटी मैक्सिमम होना किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मैम फेज डिफरेंस पे। हाँ देखो कॉस की वैल्यू पे है ना, और ये 4a स्क्वायर क्या होगी तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट, 4a स्क्वायर क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब कॉस की ये तुम्हारी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू कितनी हो, यानी ये फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाए मेरे पास, 1 1 हो जाए, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो अब यहाँ से मैं देखूंगी जो फाई जो फेज डिफरेंस है वो दोनों वेव्स के बीच में फाई क्या होना चाहिए कि मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब कौन सा रीजन, ब्राइट या डार्क, मैम ब्राइट। ब्राइट। वेरी राइट। तो cos स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू 1। तो अगर अब मुझे cos की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ से फाई कितना होना चाहिए, ये कितनी वैल्यू होनी चाहिए फेज डिफरेंस, 0 0 पाई एन पाई, ये होनी चाहिए एन पाई, है ना। और फाई की Yes, वैल्यू ma'am. कितनी, हाँ। तो अभी देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर मुझे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव चाहिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है बच्चों हमारे पास मैक्सिमा या ब्राइट, 3 शब्द हैं, मैक्सिमा ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। यानी वो चमकदार वाला रीजन है, ब्राइट रीजन। अगर मुझे चाहिए कि मेरे को ब्राइट रीजन बने, देखो तुमने देखा था एक तो ब्राइट बन रहा था एक डार्क, वो क्यों बन रहा है, कोहेरेंट सोर्स है इसलिए। कोहेरेंट सोर्स में भी कहीं तो डार्क बन रहा है, कहीं ब्लैक बन रहा है, कहीं पे बन रहा है ब्राइट। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है दो वेव्स के बीच में बनने वाला फेज डिफरेंस, जो कि है तो कांस्टेंट, बट कांस्टेंट किस वैल्यू से है। अगर उनका फेज डिफरेंस इस मल्टीपल पे है एन पाई पे, ध्यान से देखो एन पाई पे, तो हमें कैसा रीजन मिलेगा, ब्राइट रीजन मिलेगा। ब्राइट रीजन को बोलेंगे कि इंटरफेरेंस जो हुई है वेव वो कंस्ट्रक्टिव हुई है, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट, ठीक है। अब देखो cos फाई की वैल्यू अगर 0, अगर मैं क्या कर दूं 0 कर दूं, अभी सुनो, हाँ अब देखो अगर मुझे शेडो रीजन चाहिए, शेडो, तो उसका मतलब मुझे कॉस की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 0। 0 0 कितने पे होती है, 90 डिग्री पे। हाँ, अरे हमारा 0 बनता है कितने पे, एक तो बनेगा 90 डिग्री, यार लिखूं तो π/2, दूसरा और कितने पे बनेगा, और कितने पे बनेगा 3π/2 π/2 के इंटीग्रल्स, बताओ भाई कॉस की वैल्यू 0 किस किस पे होती है, π/2 पे और π/2 मैम π/2 के मल्टीप्लेक्स पे होगी। कौन सी 3π/2 पे होगी, यस मैम। π/2 पे 7π/2 पे। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इस टर्म्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये गलत है, 0 पाई 3 पाई, ठीक है। तो π/2 3π/2 5π/2 हमें 0 बना 5/2 है ना वो, है, 5/2 है ना cos स्क्वायर के अंदर, तो सही तो है। इसके फाई अंदर की वैल्यू दी है ना ये, हाँ ये फाई निकालना है ना हमें, तो फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2n - पाई या 2n 1 + पाई, ये ठीक है ना,
2n1 प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास, ये वैल्यू आएगी 2n1 प्लस फाइव, ये वैल्यू होनी चाहिए ना, पाई 3 पाई 5 पाई। मैम अच्छा गलत क्या है मिनिमम फिर है इसमें? कॉस यस स्क्वायर मैम 5, ठीक है। एक सेकंड रुको, कॉस स्क्वायर 5/2, ये हमारे पास जीरो होना चाहिए। अच्छा फाइव की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 0 पाई 3 पाई, हाँ फिर वो बाई 2 लगाया हुआ है, ठीक है, ये फाइव की वैल्यू है, ठीक है, ये फाइव की वैल्यू यहाँ पे रखोगे कॉस स्क्वायर की टर्म्स में, ठीक आ जाता है, कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू ये लिखोगे 5/2, और फिर यहाँ पे ये 3 पाई/2, ये टू ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये फाइव की वैल्यू करेक्ट। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे पास फाइव की वैल्यू कितनी हो, 5/2 हो, 3 पाई/2 हो, 5 पाई/2 हो, तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा ना, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना आया, सॉरी फेज डिफरेंस कितना आया, 2n1 प्लस फाइव, तो ये फेज डिफरेंस है जब हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, या फिर जिसे बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पाथ डिफरेंस और उसमें एक वो बताया था, देखो अपने पुराने नोट्सों में, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में बताया था कुछ, बताओ जरा, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन है, क्या था, फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल एक्स, ये कराया है, देखो जरा अपनी कॉपियों में, फेज और पाथ में एक रिलेशन ड्राइव कराया था लास्ट क्लास में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। अब आपने अगर फेज डिफरेंस निकाल लिए तो आप यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू भी निकाल लोगे कि कितना वेव्स के बीच में कितना हमारे पास पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, देखो फाइव की वैल्यू रखो यहाँ पे 2n1 प्लस फाइव, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल एक्स की, कितना 5 लैम्डा/2 पाई इक्वल्स टू डेल एक्स, फाइव कितना है 2n1 प्लस पाई/2 पाई इंटू लैम्डा इक्वल्स टू डेल एक्स, पाई से पाई उड़ा दो, नहीं उड़ाना चाहते तो रख लो, इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो लैम्डा/2 पाई इक्वल्स टू 2n1 प्लस पाई, तो यानी दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए और फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, जब तुम्हें कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या है, n पाई, वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, n पाई, और फेज डिफरेंस निकालोगे पाई इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दिस विल योर डेल्टा, ये मतलब तुम्हारा पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, और फेज डिफरेंस n पाई, तो यही कंडीशंस हैं जो तुम्हें YDSC में भी काम आएंगी, तो ये कंडीशंस याद कर लो और नोट भी कर लो, ठीक है। cos स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू 1, और मिनिमम के लिए cos स्क्वायर 5/2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो बढ़ गई, यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाएंगे तो जीरो आ गया, प्लेन लाइन, इतना क्लियर है सभी को, कुछ ज्यादा था ही नहीं समझने का, बोलो, यस मैम। क्या है, ये रीजन मिलने के लिए हमारे पास एक कंडीशंस है, यानी वो है बस फेज डिफरेंस, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मेरे पास फेज डिफरेंस होना चाहिए, n पाई है तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब वही है ब्राइट रीजन, अगर हमारे पास दूसरा कितना है 2n-1 पाई और 2n+1 पाई, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, तो हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव, तो ये दो कंडीशंस हैं, इन्हें याद कर लो। पाथ के लिए क्या था, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं नोट्स बना के, पाथ डिफरेंस बताओ कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना है, निकालो, कितना है n लैम्डा
और डिस्ट्रक्टिव के लिए बोलो। n/2 लैम्डा। नहीं नहीं, मैम डिस्ट्रक्टिव के लिए तो यही होगा। कितना? 2n+1/2। 1 plus 1 upon 2 into lambda. +1 भी लिख सकते हो, -1 भी, ठीक है। Yes, ma'am. n की वैल्यू याद रखना बस। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 से शुरू करोगे, Yes, ma'am. और अगर 2n+1 लिखोगे तो कहाँ से कर सकते हो? n की वैल्यू 0 से भी शुरू कर सकते हो। 0. बस ये फर्क है। और ये हो गया इंटरफेरेंस, ठीक है। अब देखो YDSC क्या है। YDSC एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एम्पलीट्यूड मानना है, अभी जैसे एक वेव देखी थी हमने, मान लो एक वेव है हमारे पास A1 cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी, दूसरी वेव है y2 इक्वल्स टू A2 cos ओमेगा टी, ठीक है, +5 मान लेते हैं। जब 5 ले ना ले, मान +5, ठीक है, ये है। अगर मुझे अब इनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड लेना है तो कैसे लेंगे? मैम ये वेव की इक्वेशन है। क्यों y इक्वल्स टू A cos ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, जरूरी kx के साथ ही लिखें। फिर से SHM की हो जाएगी kx के बिना, तो कैसे? SHM की हो गई ना, ये तो वेव की लिख सकते हैं इसे। हाँ, अभी मान लो ये इक्वेशन है तुम्हारे पास A1, वो इसमें kx तो हमारे पास कैंसिल हो गया ना, तो अभी तुम बस ये मानो कि हमारे पास ओमेगा टी के टर्म्स में है, ठीक है। A cos, चलो इसमें लिख लो kx प्लस ओमेगा टी, और y2 कितना हो जाएगा A2 cos kx प्लस ओमेगा टी +5। ये दो इक्वेशंस हैं। अगर मुझे आप इसमें एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट लेना है तो कैसे लेंगे एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट? वैसे तुम ये वाला भी लिख सकते हो, ये जो लिखी है ना ये गलत नहीं है, ये जो टर्म्स हैं ये वैल्यूज हैं, दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये साइनोसोडियल वेव्स की इक्वेशन है, ये दिस इज नॉट रॉन्ग, लिख सकते हो। चलो अब मेरे को बताओ कि सुपर पोजिशन निकालो, रिजल्टेंट लगाओ, और मेरे को बताओ कि आप लोग एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टरली ऐड करोगे ना। देखो ये वाली इक्वेशन अभी kx के लिए हटा दो, क्योंकि kx से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। y1 और y2 की वैल्यू है तुम्हारे पास A cos ओमेगा टी और A2 cos ओमेगा टी +5, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इनका रिजल्टेंट, बताओ वरुण? वेक्टरली ऐड करोगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. वेक्टरली, हाँ, तो हम लोग इनको वेक्टरली ऐड करेंगे। तो वेक्टरली कैसे ऐड करेंगे, कितना बनेगा? मैम A1² + A2² फिर 2A1 A2 cos²। हाँ, हमारा रिजल्टेंट आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos5, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है हमारे पास? 5 का फेज डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब मैं मान लेती हूँ मुझे चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए मैं इस cos5 की वैल्यू को क्या रख दूंगी? 1। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए 1. मैं cos5 1 रख दूंगी। तो मेरा एम्पलीट्यूड A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आ गया। और इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ से? A की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये तो हटा दो, A1 प्लस A2, है ना। और अगर मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड cos5 कितना हो सकता है? -1। माइनस, तो A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
अब देखो मैं cos फाइव को -1 लिखूंगी तो ये माइनस हो जाएगा मेरे पास, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आएगा A1 minus A2. तो ये मेरे पास अगर एम्पलीट्यूड का ऐड करना है तो वेक्टरली करेंगे, क्योंकि दोनों फेज डिफरेंस की बात है, जो कि जैसे हमने उसमें भी किया था फाई, अगर ये रिजल्टेंट आगे चल रहा है फाई से तो दोनों को वेक्टरली ऐड किया था एसी सर्किट में भी, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से वेक्टरली ऐड करोगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया। अब एक बार इंटेंसिटी का भी निकालो, क्योंकि इंटेंसिटी अभी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर। अगर मुझे इस टर्म में इंटेंसिटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? YDSC से जाने से पहले थोड़ा सा ये बेसिक देख लो, करो। मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ इस टर्म्स में। मैम रूट I1 प्लस रूट I2, व्हाट? रूट I1 प्लस रूट I2। हाँ, वेरी गुड। ऐसी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बनेगी तुम्हारी? रूट्स में आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, और हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख दो? आई की लिख दो, तो ये आई बनेगा। देखो जैसे एम्पलीट्यूड है तुम्हारा, इधर देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ठीक है। A1 स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? I1 स्क्वायर, I1 ओनली। A2 स्क्वायर को सिर्फ क्या लिख सकती हूँ? I2। देखो ए स्क्वायर किसके बराबर है? आई के, बट ये A1 है तो इसको किस में लिखोगे? रूट I1 और रूट I2, ठीक है। तो अब ये किस में बन जाएगा? यहाँ पर इंटेंसिटी आई आएगी, ये भी ए स्क्वायर है। अब मुझे बताओ कि ये इंटेंसिटी का कौन सा फॉर्मूला बना? रूट I1 प्लस रूट I2 का लिख दो। सिमिलरली आई मिनिमम निकालो, यहाँ से आई मिनिमम भी निकाल सकते हो। कितना बनेगा आई? So root I1 minus root I2. ये स्क्वायर हटाओ, 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ठीक है। ये तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? इंटेंसिटी का। अब इसको भी उसमें लिख लो, ये भी हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2। मैम तो शायद स्क्वायर भी था, हम्म, स्क्वायर भी था इनके साथ, होल स्क्वायर। हाँ स्क्वायर भी आएगा। ये एक फॉर्मूला बनेगा ना, तो या रूट आई का स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा A1 A स्क्वायर। तो ये हमारे पास आई आर की और ए आर की मैक्सिमम वैल्यूज हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट और ये मिनिमम रिजल्टेंट। ये भी हमारा मैक्सिमम आई आर और ये हमारे पास मिनिमम आई आर। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, सिर्फ और सिर्फ वेक्टरली ऐड किया है और कॉस की वैल्यू रखी है, मैक्सिमा और मिनिमा, प्लस और माइनस। तो I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट 2I1 I2, आई आर इसका फॉर्मूला लिखेंगे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A2, ठीक है। ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूले नोट कर लो। अब बात करते हैं YDSC। देखो ये जो फॉर्मूला, ये यही है जो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। इसके अलावा इस चैप्टर में इतना कुछ खास है नहीं, ये सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो YDSC एक्सपेरिमेंट था, इसी ने लाइट को प्रूव किया था कि लाइट जो है एज अ वेव नेचर बिहेव करेगी। मतलब ये फिनोमिना इस पे एकदम वो लगा देता है, वेरीफाई प्रूव कर देता है कि हाँ हमारा जो लाइट है दिस इज अ वेव नेचर। और कैसे प्रूव करेगा? देखो हमारे पास एक सिंगल सोर्स है और ये स्लिट बहुत, ये जो स्लिट है ना ये बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए लाइट की, और जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उनकी वेवलेंथ कंपेरेबल होनी चाहिए। तो ये जो स्लिट है दिस इज वेरी फाइन, बहुत स्मॉल है। यहाँ से लाइट निकली, कोहेरेंट बनाने के लिए इसी एक लाइट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ये छोटे छोटे बिल्कुल ये बहुत फाइन स्लिट्स हैं। फिर यहाँ से एक पैटर्न निकलेगा। अगर मान लो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर ये कहता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो मुझे बताओ कि हमें जो पैटर्न मिलना चाहिए, जो लाइट जो दिखनी चाहिए वो सिर्फ इसके सामने दिखनी चाहिए कि यहाँ पर लाइट एंटर करेगी, तो लाइट मुझे जस्ट इसके सामने, और यहाँ से लाइट एंटर करी जस्ट इसके सामने दिखना चाहिए। बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक तो सारा रीजन कैसा मिलना चाहिए, शैडो, है ना, सारा रीजन शैडो मिलना चाहिए ना भाई। ये तो पॉइंट तुमने ओपन कर दिए, बाकी सब कार्डबोर्ड से क्लोज है। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट सीधी जाएगी और स्क्रीन पर सामने जहां पर होल्स है उनके सामने लाइट दे देगी, बाकी का रीजन शैडो होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। देखने को क्या मिला कि हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, मतलब सेंटर में जहां भी डार्कनेस होनी चाहिए वहां तो हमें ब्राइट देखने को मिल रहा है। यहाँ हुआ क्या कि जो बीच वाला पोर्शन है हमारी स्क्रीन का, जहां पर ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है, देखो ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है, तो इसके जस्ट सामने जो स्क्रीन है वहां पर तो हमें क्या दिखना चाहिए था, शैडो। बट शैडो ना दिख के वहां पर क्या दिखा, बिल्कुल ब्राइट स्पॉट दिखा, बीच में एक ब्राइट स्पॉट दिखा। वो कैसे पॉसिबल है, अगर लाइट किस तरीके से ट्रेवल करे, वेव्स की तरह, है ना, लाइट अगर वेव्स की तरह ट्रेवल करेगी तो वो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो मुझे शैडो रीजन दिखना चाहिए। ये प्रूफ किया हमारे यंग्स डबल स्लिट ने। उन्होंने बोला तो ये प्रूफ करता है कि लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव है। कैसे प्रूफ किया इन्होंने, देखो तो सोर्स लिए किसी पॉइंट, अब देखो क्या हुआ, मैं जरा तुम्हें बीच का जो बिल्कुल मीडियम पॉइंट है, जैसे ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, इसके जस्ट सामने देखो, इसके जस्ट सामने तुम्हें क्या मिलना चाहिए मुझे बताओ, वो पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए, ब्राइट या डार्क, क्या मिलना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, लो बोलो भाई, ब्राइट रीजन, ब्राइट मिलना चाहिए ना, डार्क मिलना चाहिए। देखो अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा है, मैंने समझाया तो है यहाँ पे कि अगर बीच में कार्डबोर्ड लगा है, साइड में दो स्लिट हैं, ये जो S1 और S2 यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये जो ये हैं, ये तुम्हारी यही वाली स्लिट्स हैं जो यहाँ पे कार्डबोर्ड में दिखाई, ये वाली, इसको मान लो S1 और इसको मान लो S2, ये वही स्लिट्स दिखाई है यहाँ पे, ठीक है, ये S1 और S2 वही स्लिट है। अब मैं जस्ट तुमसे कार्डबोर्ड के बीच में पूछ रही हूँ, तो तुम मुझे बताओ क्या दिखना चाहिए, लाइट तो यहाँ से आएगी ना, S1 यहाँ है और S2 यहाँ है, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, ओ पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डार्क या ब्राइट, डार्क, डार्क होना चाहिए, पर डार्क नहीं दिखा, हमें ब्राइट दिखा, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, सभी में हमें बीच में ब्राइट दिखा। ब्राइट क्यों दिखा, ब्राइट रीजन क्यों दिखा, वेव्स हैं, वेव्स तो इंटरफेयर करेंगी, वेव इंटरफेयर करेंगी, और वेव को ब्राइट दिखने के लिए बच्चों क्या कंडीशन है, cos फाई का कितना होना, फाई का कितना होना, फाई मैक्सिमम, की वैल्यू या तो 0 हो, मतलब फेज डिफरेंस हो ही ना, है ना, फेज डिफरेंस हो ही ना। तो एक बात देखो, S1 से जो भी वेव आएगी और वो O पर पहुंचेगी, सेम डिस्टेंस चलेगी। सिमिलरली जो S2 है, S2 से जो भी वेव आएगी वो अगर सेंटर तक चलना चाह रही है तो वो भी सेम डिस्टेंस चलेगी, यानी सेंटर पॉइंट पे जो तुम्हारी वेव S1O है और जो तुम्हारी वेव S2O है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है, वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और कोहेरेंट सोर्स तो ये है ही, तो इनिशियली तो ये फेस में होंगी क्योंकि, या फिर इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा, है ना, क्योंकि दोनों S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज है। बट हम कहते हैं कि पाथ की वजह से एक क्या आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ जाएगा। बट यहाँ पर पाथ डिफरेंस ही हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर बीच में कंडीशन सेटिस्फाई होती है मैक्सिमा की। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैक्सिमा वाली।
तो हमें सेंटर पे हमेशा कौन सा स्पॉट देखने को मिलेगा, ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्या रीजन है, फेज डिफरेंस क्या है, कोई Zero. फेज डिफरेंस, हाँ, और पाथ डिफरेंस भी 0, ये रीजन है। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं P पॉइंट। अब P पॉइंट पे मुझे बताओ क्या S1P और S2P सेम डिस्टेंस चल रही है? नो। S1P और S2P दोनों अलग अलग डिस्टेंस चल रही है, मतलब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अलग है। पाथ डिफरेंस की वजह से हमारे पास आता है क्या, फेज डिफरेंस, जो कि किसके बराबर होता है, फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारे पास अभी डेल एक्स है, तो इसका मतलब फाई तो कुछ ना कुछ होगा। अब कंडीशन तुम्हें पता ही है, बोलो पी पॉइंट की कंडीशन पता ही है कि भाई अगर पाथ डिफरेंस हमारा जो, अगर कंस्ट्रक्टिव वाला पाथ डिफरेंस होगा तो पी पे मैक्सिमा दिखेगा, अगर मिनिमा वाला होगा तो पी पे मिनिमा दिखेगा। इतना तो क्लियर है। बट ये पाथ डिफरेंस है किसके बराबर, एक बार वो देख, ठीक है। ये हमारे पास ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S2P में से हमें S1P माइनस करना है, यही हमारा पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मेरा पाथ डिफरेंस है जिसे मैं बोलूंगी डेल एक्स। यही मेरे को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो दो ट्राइंगल्स ले लिए मैंने, S2O2P। ठीक है, दो ट्राइंगल है S2O2P। ध्यान से देखो, डिस्टेंस जो y है, ये देखो ये हमेशा तुम्हें, ये कहां से ली हुई है डिस्टेंस y, सेंट्रल मैक्सिमा से, O पॉइंट से सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ली हुई है y, ये याद रखना। और ये तुमने ट्राइंगल बना दिया S2PO2। ठीक है, अब यहाँ से S2P की वैल्यू निकाली है, ये जो मेरी वैल्यू है S2P, इसकी वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग PGT। तो ये S2O2 कितने डिस्टेंस हो गया, D के, D क्या है, ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, ध्यान से देखो ये स्क्रीन है। तो स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस वो D है। तो मुझे S2P की वैल्यू चाहिए, तो PGT लगा दी, तो D स्क्वायर प्लस, अब कहां से कहां तक की वैल्यू चाहिए मुझे, O2 से लेके P की वैल्यू चाहिए। तो O2 से P कैसे लिखेंगे, देखो O2 से मुझे P की वैल्यू चाहिए, तो कैसे बनाऊंगी, O से P प्लस O2 से O, तो ये कितना हो गया y। अब O2O को जरा ध्यान से देखो कितना है, ये वाली डिस्टेंस S1, ये S1 और S2 के बीच से लेके S2 की डिस्टेंस, ध्यान से देखो, मैं एक बार इसको रफ करती हूँ। अब हमें क्या चाहिए, O2O, तो O2O कैसे निकालोगे, O2O देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेंटर में है, तो ये मेरा हो गया O की वैल्यू, हो गया O। ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये O2 है, O से O2 कितना हो जाएगा, अगर S1 से S2 D है, ये रहा S1 से S2 की वैल्यू मेरे पास D है, तो ये वैल्यू D/2 होगी। तो ये कितना हो गया, y प्लस D/2 का स्क्वायर। S2P की वैल्यू निकाली, आ गई। सिमिलरली S1P निकालेंगे, क्योंकि मुझे ये पाथ डिफरेंस है मेरा, पाथ डिफरेंस क्या है, S2P माइनस S1P।
तो बच्चों ट्राइंगल देखो S1 O1 एंड P, ध्यान से देखो S1 देखो, P देखो और O1 देखो, ठीक है। ये यहाँ से वाला ट्राइंगल है, ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि S1 P की वैल्यू चाहिए। पीजीटी लगाएंगे दोबारा से S1 O1 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। तो S1 O1 D के बराबर हो जाएगा, फिर से D1 D स्क्वायर। अब देखो अब चाहिए O1 P, तो O1 देखो O से ऊपर है, तो इसमें क्या करेंगे D/2 को माइनस कर देंगे। O1 क्या है, O से ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरीके से है, ये सेंटर है तुम्हारा O, ये वैल्यू हो गई O1, ये वैल्यू हो गई O2, और O1 से O2 हमारे पास D डिस्टेंस है। O हो गया सेंटर स्क्रीन का, स्लिट का, ये स्लिट S1 ये स्लिट S2, ये डिस्टेंस D/2 हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको क्या लिखा S2P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं A प्लस B A माइनस, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर आई है, 2YD, किसके बराबर है 2YD। Y याद रखो, Y हमेशा सेंटर से लिया हुआ डिस्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट यही है, टेकन फ्रॉम सेंटर, या फिर इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, O से लिया गया है, O क्या है सेंट्रल मैक्सिमा है। तो कितना आया, इसको डिवाइड करके देखो, कट करके D से D स्क्वायर कट गया, ठीक है, Y से Y कट जाएगा, फिर कितना बचेगा तुम्हारे पास, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 2YD बचेगा। अब देखो, अब क्या माना है कि ये जो डिस्टेंस D है, स्मॉल d, ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू कैपिटल D, ठीक है, ये जो D है ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू लार्ज D। D क्या है, स्क्रीन की डिस्टेंस, जो कि स्लिट से बहुत दूरी पे रखी हुई है। स्क्रीन क्या है, जहां पर हम लोग पैटर्न विजिबल कर रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, वो देखना। इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या मिला, क्या बोला, D इज वेरी ग्रेटर देन D, तो S2P और S1P नियरली इक्वल्स टू D के बराबर है, ठीक है, इसको नियरली इक्वल्स टू D बोला गया। यहाँ से क्या आया, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस के बराबर आया कि ये नियरली इक्वल्स टू 2D के बराबर बनेगी, ये वैल्यू, ये दोनों टर्म्स 2D के बराबर बनेंगी, और ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस 2YD आया ही है। डेल की वैल्यू कितना आ गया, डेल की वैल्यू आ गई आपके पास YD अपॉन D, और यही क्या है पाथ डिफरेंस, कितना आया YD अपॉन कैपिटल D। तो यानी इन दोनों के बीच में इतना पाथ डिफरेंस है। ये देखो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है पाथ डिफरेंस में, एक बार देखो इसको स्क्रीन पे क्या किया है, कॉपी में कैलकुलेशन करो। यहाँ तो 2YD बचेगा, बचा S2P माइनस S1P। इनको क्या बोला कि D बहुत कैपिटल है, तो इसको नियरली इक्वल्स टू D मान लिया, ठीक है, अगर ये नियरली इक्वल्स टू D है तो D प्लस D 2D हो गया, और ये नियरली इक्वल्स टू D है तो 0 तो नहीं होगा बट कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि नियरली इक्वल है, तो इसलिए इसको क्या मान लिया 2D लेके चलेंगे, तो YD अपॉन D। क्लियर है इतना, यस मैम। तो बस पीजीटी लगानी है, एक पॉइंट P उठाना है, S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस, तुम्हें डेल एक्स निकालना है, यानी डिस्टेंस कौन सी वेव कितना चली, तो S1P चली, दूसरी S2P चली, बस कुल मिला के इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वही तुम्हारा डेल एक्स है। तो आपने डेल एक्स निकाल लिया, YD अपॉन D। अब एक बात बताओ, ये तो पाथ डिफरेंस आया है डेल की वैल्यू, है ना, YD अपॉन D, अगर ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, बोलो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, n लैम्डा, बोलो, अभी हमने निकाला है ना n लैम्डा पे मैक्सिमम मिलेगा, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो जाए तो हमें कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट। तो P पर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है,
जो पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है, अगर ये n लैम्डा के बराबर है तो हमें ब्राइटनेस मिल जाएगी पी पॉइंट। तो वेयर n की वैल्यू 0 1 2 3 होनी चाहिए, y इक्वल्स टू n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एंड d लैम्डा बाय d। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर जो n है ना y के साथ, ये क्या दिखा रहा है, कौन बताएगा, बताओ y के साथ n क्या सपोर्ट कर रहा है? देखो, मैम हाँ सेंटर से डिस्टेंस दिखा रहा है। देखो, ये तुम्हारा सेंटर है ना, ये हमारा सेंटर मैक्सिमा है। अब एक चीज देखो, कैसा पैटर्न मिलेगा सेंटर मैक्सिमा के, यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, सेंटर मैक्सिमा के बाद ये तो सेंटर मैक्सिमा है ना, पहला डार्क फिर ब्राइट। तो ये तुम्हें ऑर्डर दिया हुआ है, क्या मिलेंगे ये ऑर्डर, कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये नंबर्स हैं कि अगर फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट ब्राइट, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट ब्राइट, n की वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है, सेंट्रल ब्राइट, n की वैल्यू 0 का मतलब सेंट्रल ब्राइट, n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, सेकंड का मतलब सेकंड ब्राइट, थर्ड का मतलब थर्ड ब्राइट। ये ऐसे तुम्हें पैटर्न दिखते चले जाएंगे, ठीक है। और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर मैं बात करूं सेकंड ब्राइट की, तो सेकंड ब्राइट कहां से लिया है, सेंटर मैक्सिमा का डिस्टेंस, ये क्या कहलाया जाएगा, y2। फर्स्ट मैक्सिमा यानी फर्स्ट से लेके cm से डिस्टेंस, ये क्या कहलाया जाएगा, y1, ठीक है। तो डिस्टेंस cm से लेनी है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हो। अब यही वैल्यू yd बाई डी जो कैलकुलेट करी है, वैल्यू जो कैलकुलेट करी है, यही वैल्यू डार्क फ्रिंज के लिए कितना होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n 1 प्लस लैम्डा बाई 2। अगर इसके बराबर सपोर्ट करेगी तो p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, डार्क मिलेगी। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 यानी पहला डार्क, पहला ब्राइट, पहला दूसरा ब्राइट, तीसरा सॉरी डार्क, सॉरी पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क। तो इसकी वैल्यू तुम्हें n से मिलेगी, ठीक है, ये n से वैल्यू कैलकुलेट करी गई है। फॉर्म, अब देखो एक चीज कि बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ना है और जेई के लिए क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी बात है। जो ये डेरिवेशन है, ये बोर्ड्स के लिए कोई काम का नहीं, सॉरी ये जेई के लिए कोई काम का नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स में डेरिवेशन आएगा। जेई में क्या आएगा, ये दो फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले है ना, वाई मैक्सिमा और वाई मिनिमा, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, ठीक है। और ये कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के, ये जेई के लिए फॉर्मूले, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या बच गया, कोई सवाल मन में है तो पूछो जरा, तो पूछो। बोलो, सबको सब क्लियर है? यस मैम। कि पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड मैक्सिमा हमने देख ली, तो इस तरीके का तुम्हें पैटर्न मिलेगा। सबसे खास बात क्या है, जो थिक ये विड्थ है ना, विड्थ क्या है, देखो ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है डार्क, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। इनकी जो ये जो इनकी विड्थ है ना, ये दो, ये ब्राइट और मिनिमा डार्क, सबकी ये बराबर मिलेंगी। तो इंटरफेरेंस की खास बात यही है कि इनकी जो विड्थ है ये तुम्हें बराबर देखने को मिलेंगी, चाहे तुम्हारा मैक्सिमा हो चाहे तुम्हारा मिनिमा हो, यानी दिस विल रिमेन सेम। तो देखो इसे बोलते हैं ब्राइट, इसे बोलते हैं विड्थ, क्या बोलेंगे, विड्थ। तो पहले देखो विड्थ, विड्थ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस मिनिमा,
अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए बोला है, ध्यान दो, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए कितनी विड्थ है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लो दो डार्क कॉन्टिन्यूअस फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट के लिए हम लोग डार्क का लेंगे, ठीक है। अगर दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में मैंने डिस्टेंस निकाल ली तो मुझे एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ दे देगी। तो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, अगर nth है तो दूसरा n-1 ले लो, अगर nth है तो n+1 ले लो, तो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनकी मुझे वैल्यूज बताओ, चलो yn बताओ कितना होगा, बताओ yn कितना होगा, n डार्क के लिए y की वैल्यू कितनी होती है 2n+1 λ/2, यही है ना। कॉपियों में लिखते चलो, देखो y की वैल्यू कितनी है डार्क के लिए 2n+1 d λ/2, ये लिखो कॉपी में λ/2 d/d, ठीक है। अगर ये वैल्यू कितनी हो जाए yn-1 तो कितना बन जाएगा, yn-1 के लिए कितना होगा बताओ, 2 n की जगह लिखो n-1, फिर क्या लिखो +1, हो गया लैम्डा D/2d। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना वैल्यू आ रहा है मुझे बताओ जरा, माइनस करो वैल्यू बताओ, देखो मैम ये 2n-1 लैम्डा d/2d। 2n-1 क्यों, इसको ओपन करो ना, 2n-2 +1, फिर इनको माइनस करो, देखो इनको माइनस करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, करो मिल रही है कि नहीं मिल रही, करो करो, बस दो कॉन्टिन्यूअस डार्क फ्रिंज लेनी है। तो कॉन्टिन्यूअस डार्क फ्रिंज मतलब दो और दूसरी और तीसरी, मतलब सेंटर से तीसरी का डार्क फ्रिंज ले लो, सेंटर से दूसरी वाली ले लो और उन दोनों को माइनस कर दो, तो कौन सी आएगी, देखो ऐसे है, सेंटर मैक्सिमा है ना, सेंटर मैक्सिमा, यहाँ पर क्या मिलेगा डार्क, अब क्या मिलेगा ब्राइट, डार्क फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट, अब क्या मिलेगा डार्क 2, अब क्या मिलेगा ब्राइट 2, अल्टरनेटिव पैटर्न है, सिमिलर नहीं, यहाँ पे डार्क फर्स्ट, अब ब्राइट फर्स्ट, फर्स्ट ब्राइट के बाद क्या मिलेगा सेकंड डार्क, सेकंड डार्क के बाद क्या मिलेगा थर्ड ब्राइट। बोलो ये पैटर्न समझ में आया, बीच में तो Yes, सेंटर ma'am. मैक्सिमा है, तो अब सेंटर मैक्सिमा तो ये बैठ गया, अब इसके दोनों के साइड में क्या है डार्क डार्क, ठीक है। तो ये डार्क कौन सा है, पहला डार्क है, तो हमने इसको बोला फर्स्ट डार्क। अब डार्क के बाद फिर ब्राइट है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। तो दोनों तरफ चलना है, लेफ्ट राइट दोनों सेम जाएंगे, तो सेंटर, इसके सेंटर यहाँ पे देखो, ये भी तुम्हारा फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट है। अब तुम्हें चाहिए देखो ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, कि ये ब्राइट जो फ्रिंज है इसकी थिकनेस कितनी है, अगर इसकी विड्थ कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं सेंटर मैक्सिमा से ये वाली डिस्टेंस ले लूं जिसको बोलते हैं y2, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ले लूं फर्स्ट की, जिसे हम बोल रहे हैं y1। मुझे बताओ अगर y2 में से y1 घटाओगे तो क्या मिल रहा है, y2 में से y1 घटा दिया तो ये सारी की सारी ब्राइट है ना, देखो डार्क डार्क हटा दी तो क्या मिल गई ब्राइट मिल गई ना, कि ब्राइट की विड्थ कितनी है, Yes, ma'am. y2 क्या है सेंटर मैक्सिमा से दूसरा डार्क, y1 क्या है सेंटर मैक्सिमा से पहला डार्क, इन दोनों के बीच में क्या है, पहला डार्क और दूसरा डार्क के बीच में क्या है Bright one. ब्राइट है ना, बीच में पहला डार्क और दूसरे Yes, डार्क ma'am. के बीच में ब्राइट है। अब मैं सेंटर मैक्सिमा से पहला डार्क हटा दिया, सेंटर मैक्सिमा से दूसरा डार्क हटा दिया, तो बीच की जो विड्थ आई वो कौन सी विड्थ आई ब्राइट,
ब्राइट वाली। तो इसीलिए अब क्या बोला है, ब्राइट फ्रिंज के लिए कॉन्टिन्यूअस डार्क फ्रिंज को माइनस कर दो। तो कितना डिस्टेंस आ गया, डी लैम्डा बाय डी। इसे ही बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का। ओके, अब बताओ अगर डार्क फ्रिंज निकालनी है तो क्या करें, तो ब्राइट माइनस कर दो, है ना। अगर डार्क निकालनी है तो दो कॉन्टिन्यूस ब्राइट माइनस कर देते हैं, भाई डार्क निकालोगे तभी ब्राइट आएगा। तो इसका डिस्टेंस भी देखो कितना आया, सेम आया। यही खास बात है इंटरफेरेंस की, यही खास बात है कि ब्राइट और शेडो दोनों का जो थिकनेस, जो विड्थ है वो सेम है। देखो अरे कितना है, डी लैम्डा बाय डी, याद रखो, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ये। अब मुझे बताओ इसमें कैपिटल डी क्या है और स्मॉल डी क्या है, बताओ जरा। अरे इतना बेसिक तो बता दो भाई, डी और स्मॉल डी क्या है। बोलो, कैपिटल डी क्या था, ये स्लिट्स थी तो ऐसे, अभी ध्यान Slits क्या से आया, screen तक स्क्रीन। का distance. हाँ ये क्या थी, स्क्रीन। अब स्क्रीन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जहाँ पे ये डार्क ब्राइट जो देख रहे हो, इसको स्क्रीन बोल रहे हैं। ये जहाँ पर पैटर्न तुम देख रहे हो, देखोगे कहाँ पे, किसी दीवार पे देखोगे, है ना, किसी एक कागज को लगा दोगे, उस कागज पे देखोगे, तो वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, स्क्रीन बन जाएगी। और कैपिटल डी क्या है, जहां पर तुम्हारे ये लाइट के सोर्सेज हैं यानी स्लिट्स हैं, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, इसी को बोला है डी। और स्मॉल डी क्या है, इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, स्मॉल डी। तो अब देखो फ्रिंज विड्थ, अगर कैपिटल डी को बढ़ा रहे हो, मतलब स्क्रीन को बहुत दूर ले जा रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो रही है, बढ़ेगी ना। Yes, फ्रिंज ma'am. विड्थ बढ़ गई, भाई जितना पास लेके आओगे उतना पैटर्न ब्यूटीफुल मिलेगा, थोड़ा सा छोटा 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 ज्यादा पैटर्न दिख पाओगे। अगर दूर ले जाओगे तो जो तुम्हारी ये तुम्हारी विड्थ है ये चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी, है ना। Yes, ma'am. तो और अगर स्मॉल डी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल डी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोनों जो मेरे सोर्सेज हैं, इन दोनों को अगर मैं पास ले आती हूँ तो फ्रिंज विड्थ कैसी हो गई है, increase, हाँ। अगर डी को डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ फिर से बढ़ रही है, यानी फिर से पैटर्न हमें क्या दिख रहा है, बड़ा बड़ा वाइड दिख रहा है। अगर डी को मैं जितना बड़ा करती जाऊं उतना फ्रिंज विड्थ कैसे दिखती जाएगी, स्मॉल 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 स्मॉल, मतलब सुंदर पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का। तो तीन फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास, एक ब्राइट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक डार्क का फ्रॉम सेंटर, तीसरा तुम्हारी width। तीसरा फॉर्मूला 2 पाई लैम्डा बाय एक्स, पाई का। फॉर्मूले याद रखने हैं, एक दिन का काम है पढ़ना, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। मान लो जितना तुम्हें उस स्क्रीन पे तुम्हें जितने भी पैटर्न दिखाई दे रहे हैं ना, मान लो तुम्हें 4 ही मैक्सिमा दिखाई दिए और 4 ही तुम्हें मिनिमा दिखाई दिए, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिख रहे, चारों मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी ना वो सेम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंटरफेरेंस का। अगर 4 मैक्सिमा दिख रहे हैं ना तो चारों की इंटेंसिटी सेम होगी। ये नहीं है कि एक अगर सेंटर में है तो वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, जो साइड में है उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, नहीं। इंटरफेरेंस की सबसे बड़ी खास बात यही है। दूसरा, डार्क फ्रिंज के पास 0 इंटेंसिटी है, ठीक है। तो पैटर्न देखो, ये देखो सबका एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी देखो, सबकी इंटेंसिटी देखो बराबर है इस ग्राफ से, ये देखो है, सब बराबर है। तो ये खास बात है इंटरफेरेंस। बताओ जरा सवाल। बताओ बताओ।
अजय बताओ। Yes, ma'am. डिफरेंट लैंप्स हैं। ये YDSC में एक ही सोर्स था, उससे दो बनाए थे। ये तो उस दिन हमने क्वेश्चन करे थे तब भी बताया था ना कि अगर हम लोग एक सोर्स से दो बना देते हैं तब तो हमें इंटरफेरेंस मिल जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ले आओगे किसी और लाइट का तब इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेम सोर्स होना चाहिए। नो, तो डिफरेंट लैंप्स क्या होंगे, डिफरेंट अपना बनाएंगे, फेज डिफरेंस मैच नहीं कर पाओगे, फेज डिफरेंस। चलो ये करो, करो करो। देखो अगर पुराना बिना पढ़े क्लास में आओगे ना तो ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहोगे, मैं बता रही हूँ। क्लास से 10 मिनट पहले नोट्स देख लिया करो लास्ट क्लास में। वन मीटर क्या है, कैपिटल डी। Yes, ma'am. वेवलेंथ की भी गिवन है, बीटा निकालना है। हाँ, सबको मीटर्स में चेंज करो वेवलेंथ को। और फ्रिंज विड्थ सेम है, चाहे डार्क हो या ब्राइट, सबका फ्रिंज विड्थ सेम है। तो कंफ्यूज नहीं होना कौन सा पूछा है। आंख बंद करके बीटा के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि डार्क की पूछिए या ब्राइट की, क्योंकि दोनों की सेम है। डजंट मैटर, डजंट। क्या है बीटा, देखो 0.3 mm और मीटर्स में 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन करो लास्ट। तो इंटेंसिटी तुम्हें पता है दो ही हो सकती है, या तो 0 और मैक्सिमम कितनी आई थी, मैक्सिमम गिवन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 गिवन है। तो तुम्हें पता है मिनिमम ये 0 हो सकती है, मैक्सिमम I0। फेज डिफरेंस गिवन है और पाथ डिफरेंस। बताओ, बहुत आसान है। निकालो ना, आई क्या वैल्यू आया था, 4I मैम cos, इसका 3/4 I नॉट आ रहा है 4I cos स्क्वायर 5/2। मैम, सॉरी मैम। ये फॉर्मूला था ना, पाई भी है पाथ भी है। चलो देखते हैं। इसमें 3/4 I नॉट आ रहा है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, दिस इज I मैक्स। तो I मैक्स यहाँ पर कितना गिवन है तुम्हें, I0।
ठीक है, और फेज डिफरेंस गिवन है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 पे रखो वैल्यू कितनी आएगी आई की, आई नॉट बाय कितना, पाई बाय 3 रखा बाय 2 यानी पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6 यानी cos 30 डिग्री, यानी आई नॉट की वैल्यू कितनी आई 3/4। ठीक है, cos 30 कितना होता है भाई 1/2, और एक 2 ऑलरेडी है 3/4। अब पाथ डिफरेंस का कैसे निकाल, तो ये देखो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। 4i मतलब ये तो जब मैक्सिमम हमने I1 I2 लिया था तब आया था, तो आई ऐसे याद करो आई नॉट cos स्क्वायर 5/, पाथ के लिए पाथ से फाई निकाल लो, या तो एक काम करो पाथ से फाई निकाल लो, आसान रहेगा। कितना आ रहा है फाई, ठीक है, ये देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये आ गया पाई/2, फाई की वैल्यू मिल गई तुम्हें पाई/2 है ना। तो अब यहाँ अगर कॉस पाई/4, पाई/4 कितना बन गया 1/√2 1/√2, और एक इसमें है स्केयर में, तो कितना बन जाएगा 1/2 ठीक है, स्केयर में है तो 1/2 बन जाएगा, तो I0/2। तो क्या क्या करना है, देखो मैं वही बोल रही हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, फाई को चेंज कर लोगे। तो अगली क्लास में और एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसके, 2-3 चीजें करानी बाकी हैं। ये देखो ये रहा समरी, ठीक है, ये समरी पार्ट है, इतना मेंस जेई के लिए इतना इज इनफ, अब बोर्ड के लिए तो भाई डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, Yes, तो अभी ma'am. जेई के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के लिए तो मार्च में होंगे, तुम्हारे पास फरवरी और मार्च 2 महीने का टाइम है, रट लोगे। मैं ये तुम्हें पीपीटी भेज दूंगी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-4 गिने चुने टॉपिक है वो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, Happy दिवाली, Diwali, ma'am. बाय बाय, गॉड ब्लेस। मम्मी